हे बच्चा, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आई होप कि अपनी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। हम लोग आज एक इकोनॉमिक्स का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज चैप्टर 4, और वो चैप्टर का नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। तो अगर हम लोग प्रेजेंट कंटेक्स्ट में देखें, एज ए कस्टमर अपने आप को रखकर, इफ वी सी एज ए कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें अगर, तो हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट, वाइड वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स। मतलब क्या है इसका? जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक बिस्किट का पैकेट खरीदना चाहो तो कई सारे कंपनी, कई सारे ब्रांड के अलग अलग बिस्किट्स मिल जाएंगे। मींस फूड प्रोसेसिंग एट लार्ज, इसके अलावा अगर हम लोग मोबाइल खरीदना चाहें तो कई सारे मोबाइल के कंपनीज, मल्टीपल मोबाइल्स, है ना सिर्फ मल्टीपल मोबाइल्स, इवन जो न्यू टेक्नोलॉजी है, वी आल्सो गेट दैट टेक्नोलॉजी। मींस न्यू टेक्नोलॉजी, साथ में क्वालिटी, मींस टॉप क्वालिटी के प्रोडक्ट, और प्राइस भी कम देखने को मिल रहा है। कार अगर खरीदना चाहें, कार या व्हीकल कोई भी, तो देयर इज अ मल्टीपल ब्रांड ऑफ प्रोडक्ट, है ना। मीन्स समहाउ हम कह सकते हैं एज ए कस्टमर हमारे पास किसी भी प्रोडक्ट को खरीदने का, उसके कई सारे वेराइटी अवेलेबल है। बट ऐसा पहले नहीं था, अर्लियर नॉट, ऐसा पहले नहीं था। स्पेशली अगर हम बात करें 1990s के पहले, बिफोर 1990s, अगर हम लोग 1990s के पहले की बात करें, तो जैसे कार की अगर बात करें, कार वी हैड लिमिटेड चॉइस। पहले हमारे पास बहुत ज्यादा चॉइस नहीं हुआ करते थे, वी हैड लिमिटेड चॉइस। जैसे एग्जांपल के लिए उस टाइम पे एम्बेसडर कार होता था, एम्बेसडर कार, इसके अलावा फोर्ड हुआ करता था। तो मतलब चॉइसेस हमारे पास लिमिटेड था, बहुत सारे चॉइसेस नहीं था। बट 1990s के बाद कुछ बदलाव हुआ, जिसके कारण हमारे पास वेराइटीज चेंज हुई। सो बेसिकली ग्लोबलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, तो ये जो है ये शो करता है कंट्रीज के बीच में, कंट्रीज ग्रेटर इंटरैक्शन, एक कंट्री का दूसरे कंट्री से ग्रेटर इंटरैक्शन इन द टर्म ऑफ, जैसे मान लीजिए ट्रेड, है ना, गुड्स और सर्विस का, गुड्स एंड सर्विसेज। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट, पीपल इंटरैक्शन, मीन्स मूवमेंट ऑफ पीपल एक्सेट्रा। कहीं ना कहीं एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ हाई लेवल का इंटरैक्शन देखने को मिलता था। पहले की बात करें, मींस इस कंटेक्स्ट में अगर पहले की बात करें, तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री से रिलेशन जो है सिर्फ दो बेसिस पे होता था। मतलब अर्लियर रिलेशन बेस्ड ऑन ट्रेड ओनली। जैसे एग्जांपल के लिए गुड्स मींस जो हम लोग कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो एंड इंपोर्ट, या कोई सामान कहीं से इंपोर्ट कर रहे हो, तो मेजर जो फंडामेंटल बेस था कोई रिलेशन का, एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन, इट वाज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ट्रेड। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास ईस्ट इंडिया कंपनी था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडिया को कॉलोनी बनाया, इंडिया से ये लोग इंपोर्ट किया करते थे, ये इंपोर्ट करते थे रॉ मटेरियल, और एक्सपोर्ट करते थे इंडिया को
एक्सपोर्ट करते थे फिनिश प्रोडक्ट, फिनिश्ड प्रोडक्ट। तो ये ओवरऑल वर्ल्ड का इंटरेक्शन था एक कंट्री के दूसरे कंट्री के बीच में। कॉलोनी बनाने का मतलब ही हो गया था कि ये भी उसी कंट्री का पार्ट बना दिए थे। जैसे ब्रिटिश इंग्लैंड हुआ करता था, ब्रिटेन हुआ करता था, ब्रिटेन ने इंडिया को भी अपना पार्ट बना दिया था। इनका आपस में कोई सेपरेट कंट्री नहीं था कि ये इंडिया अलग कंट्री है और ब्रिटेन अलग कंट्री है, उनका इंटरेक्शन, इन्होंने तो अपना पार्ट बनाया। तो यूजुअली जो रिलेशन बेस्ड था पहले का वो ओनली डिपेंड ऑन ट्रेड, दैट्स इट, मींस एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। कहीं से रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, कहीं पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट आज अगर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट कंटेक्स्ट को, इन प्रेजेंट टाइम में अगर दो कंट्री के बीच में या कोई भी कंट्रीज के बीच में जो रिलेशन है वो मेजर रिलेशन बेस्ड ऑन टुडेज इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड इंटरैक्शन तो इसके बेस पे हो ही रहा है, लेकिन ट्रेड से ज्यादा जो कुछ चीजों को वैल्यू दिया जा रहा है वो दिया जा रहा है प्रोडक्शन। इन ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड प्रोडक्शन built new form of relation between countries। अब इसका मतलब मैं समझाऊंगा प्रोडक्शन क्यों ये न्यू फॉर्म ऑफ रिलेशन बिल्ड कर रहा है। किसी भी प्रोडक्ट का जब हम लोग प्रोडक्शन की बात करते हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए उसमें कई सारे स्टेप्स होते हैं, ठीक, कई सारे स्टेप्स होते हैं। उन स्टेप्स को क्या किया गया है, अलग अलग कंट्री से कनेक्ट कर लिया गया है। दैट इज द रीजन इस तरह से एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ जुड़ गए हैं प्रोडक्शन के बेसिस पे, और इसको एग्जीक्यूट करने में मेजर रोल किसने किया है, थ्रू जिसको बोलते हैं एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस। मल्टीनेशनल मतलब कई सारे कंट्री के अंदर एक ही कंपनी है, एक ही कॉरपोरेशन है जो एस्टैब्लिश्ड है, जिसके कार जो है अदर कंट्रीज के प्रोडक्ट जो है, जैसे इंडिया की ही बात करें, मोबाइल फोन की बात करें या फिर कार की बात करें, तो कार कहीं का भी हो, चाहे वो हो सकता है जर्मनी का कार हो, वो भी इंडिया में अवेलेबल है, चाहे वो फिर अमेरिका का कार हो, वो भी इंडिया में अवेलेबल है एज अ कंपिटिटिव प्रोडक्ट विथ इंडियन प्रोडक्ट से कंपीट करके हमारे मार्केट में हर एक कंट्रीज के प्रोडक्ट अवेलेबल है। और वो मेजर रोल किसने प्ले किया है, एमएनसीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने। और ये एक तरह से न्यू फॉर्म ऑफ रिलेशन बिल्ड किए ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन। इसके थ्रू क्या हो रहा है, ग्रेटर लेवल ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज, जिसके अंदर ट्रेड तो हो ही रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है, पीपल टू पीपल इंटरेक्शन हो रहा है, ऑल दीज थिंग्स, ये सारी चीजें देखने को मिल रहा है। सो हम लोग प्रोडक्शन के वो कह सकते हो फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे जिसके कारण ये चीजें जो है क्या हो रही है, फुलफिल हो रही है। एक मिनट इसको मिटा दूं मैं। कोई भी अगर हम लोग एंटरप्राइज की बात करें, कोई भी एक कंपनी है, मान लीजिए एंटरप्राइज है, वो क्या करेगा, प्रॉफिट पॉइंट ऑफ व्यू से काम करेगा, प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्क करेगा। तो किसी भी प्रोडक्शन में मींस एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज कैसे एमएनसी बन रहा है, किसी भी प्रोडक्शन में मल्टीपल स्टेज होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डिजाइन, उस प्रोडक्ट का डिजाइन है ना, उस प्रोडक्ट का पर्टिकुलर डिजाइन, उस प्रोडक्ट के कंपोनेंट का फिर मैन्युफैक्चरिंग,
फिर उन कंपोनेंट्स को आपस में मिलाना मींस असेंबलिंग ऑफ प्रोडक्ट्स, कंपोनेंट्स और फिर उसके बाद एक तरह से कस्टमर सर्विस प्रोवाइड करना, कस्टमर सर्विस। ये हम लोग बेसिक ले रहे हैं, ठीक है, सिर्फ ये 4 स्टेप्स कंसीडर कर रहे हैं। तो एक कंपनी है जो डिजाइन कहां बना रही है, यूएसए में, अमेरिका में। जो मेजर इनकी कंपनी है अपना डिजाइन कहां पे बना रही है, यूएसए में। अगेन याद रखना, सोल मोटिव इनका है प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा गेन करना। सो वेयर दे मैन्युफैक्चर द कंपोनेंट्स, जहां पे लेबर कॉस्ट क्या हो, लेबर कॉस्ट जो है वो एक तो लो है, कम हो, और साथ में स्किल्ड लेबर भी हो, स्किल्ड लेबर हो। तो ऐसी जगह ही ये क्या करेंगे, ये कंपनी, जिनकी कंपनी है, ये लोग ऐसे किसी कंट्री को फिगर आउट करेंगे, वहां पर इन्वेस्ट करेंगे। क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, अपना मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बनाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, लो कॉस्ट और स्किल्ड लेबर कम पैसे में मिल जाएंगे, तो इनका कंपोनेंट इजी से सस्ते में बन गया। तो ये एक तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ, है ना, इन्वेस्टमेंट हुआ। और इस आज के टाइम में अगर देखा जाए तो चाइना इसके लिए प्रिफर्ड लोकेशन है, जहां पे स्किल्ड लेबर भी अवेलेबल है एज वेल एज लो कॉस्ट में अवेलेबल है। दूसरा, कंपोनेंट का असेंबल, यानी कि जितने भी कंपोनेंट बन चुके हैं उनको आपस में अरेंज करके सेट कर देना, प्रोडक्ट बनाना। इट ऑलवेज प्रिफर नियर द मार्केट, नियर मार्केट। आज के टाइम में सिनेरियो चेंज हो गया है, नो डाउट, बट अर्लियर अगर थोड़ा सा हम लोग पहले का फेज देखें तो मार्केट का मतलब क्या होता है, जिस कंट्री में एक तो पॉपुलेशन भी ठीक हो और जहां पे कंजम्पशन अच्छा हो, मींस वहां के लोगों की पर कैपिटा इनकम अच्छा होना चाहिए, मींस पीपल ऑफ सच कंट्री, ऐसे कंट्री का मस्ट हैव हाई पर कैपिटा इनकम और कैपिटल इनकम। तो ऐसी जगह पे बेचना चाहेंगे, तो फिर इनके लिए मान लो जो यूएसए वाले बना रहे हैं, तो इनके लिए सबसे बेहतर मार्केट है कि ये यूएसए में बेचे, यूएसए हो गया, और ईयू यानी यूरोपियन कंट्री में बेचे, यूरोपियन कंट्री में बेचे। तो ये क्या करेंगे, जो कंपोनेंट्स हैं उनका असेंबली ये लोग जो है यूएसए के पास करवाएंगे और यूरोप के पास। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए के पास मैक्सिको एक गरीब कंट्री है मान लो, यूएसए के कंपेयर में यहां पे लोग मिल जाएंगे सस्ते में, इनको दे दिए कंपोनेंट को अरेंज करने के लिए। ईयू यानी यूरोप में जो है ईस्टर्न यूरोप का जो पार्ट है, ईस्टर्न यूरोप, यहाँ पे लोग गरीब हैं, इनको पकड़ा देंगे, आप कंपोनेंट बनाओ और यूरोप में बेचो, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप का अच्छा खासा पर कैपिटल। आज प्रेजेंट टाइम में अगर कोई बेस्ट मार्केट कुछ इमर्ज हो रहा है तो वो इंडिया है, ठीक है, वो इंडिया है। एंड चिंता मत करना, इंडिया में देखना आप बहुत सारी चीजें चेंज होते हुए दिखेगा, बहुत सारे कंपनीज आएंगे इंडिया के अंदर जो है अपने असेंबल, जैसे आज के टाइम में एप्पल का असेंबल प्रोडक्ट जो है इंडिया में होने लगा है। रीजन यही है कि हमारा पर कैपिटल इनकम धीरे धीरे बढ़ रहा है, ठीक है। नाउ अब जब ये प्रोडक्ट बिक गया, कंपनी चाहेगी कि जिनको इन्होंने कस्टमर बनाया हुआ है उसको कस्टमर का जो एक तरीके से अटैचमेंट है प्रोडक्ट के साथ या प्रोडक्शन कंपनीज के साथ वो मेंटेन रहे, मींस आफ्टर सर्विस भी प्रोवाइड करना रहता है, तो वो बेहतर होता है कस्टमर सर्विस। तो ये ऐसे कंट्रीज को चूज करते हैं जहां पे हाईली एजुकेटेड हो, और उससे बड़ी बात लैंग्वेज। अगर हम लोग इंडिया को देखें, इंडिया में बाय डिफॉल्ट यू विल सी कि इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश स्पीकिंग लैंग्वेज बहुत ज्यादा मिल जाता है ना, इजी अवेलेबल इंग्लिश स्पीकिंग। एंड यू नो कि पूरे वर्ल्ड में जो है सबसे ज्यादा अगर कोई लैंग्वेज यूज हो रहा है तो
इंग्लिश, मतलब वैसे तो पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ ही दो, चाइना का मैंडरीन है, बट ठीक है, बट इंग्लिश जो है एट एट वन पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से कि ये ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है, जिस कंट्री में भी, स्पेशली यूएसए में, क्योंकि हमें प्रोडक्ट हमें वहां पे कैटर करना है जहां पे कंजम्पशन हो रहा है, तो यहाँ पे इंग्लिश चल रहा है, तो दैट इज द रीजन आप इंडिया में देखोगे तो कस्टमर केयर सर्विस का बहुत ज्यादा ग्रोथ हुआ। तो पॉइंट ये है कि एक पर्टिकुलर कंपनी, एक एंटरप्राइज डिजाइन यूएसए में कर रहा है, चाइना में उसको कंपोनेंट को मैन्युफैक्चर कर रहा है, इसके अलावा बेच रहा है यूएसए और यूरोप में, बट उस प्रोडक्ट को असेंबल करवा रहा है मैक्सिको और ईस्टर्न यूरोप, जैसे कि ये आपका ईस्टर्न यूरोप का मतलब क्या हो गया, रोमानिया ओमानिया, ये सारे कंट्रीज, और कस्टमर सर्विस प्रोवाइडेड फ्रॉम द इंडिया। इन दिस वे एक एंटरप्राइज जो है वो वर्क कर रहा है, वर्क विथ मल्टीपल कंट्रीज, मल्टीपल कंट्रीज, and we call it, that is we call it MNCs, that is multinational corporations। और यही एक तरीका था जिसने, यही एक बेहतर तरीका था जिसने पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करने में मदद किया, वी कॉल इट ग्लोबलाइजेशन। हमने बताया 1990 के बाद इंडिया में हुआ, मींस बिफोर दैट इंडिया में अलाउ नहीं था कि कोई और कंट्री का प्रोडक्ट जो है इंडिया में बेचा जा सके। तो 1990 के पहले क्या था, 1990 के पहले जो है रूल्स ऐसा नहीं था कि आप हमारे कंट्री में कोई और प्रोडक्ट आ सकता है, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन हुआ करते थे। 1990s के बाद उन रिस्ट्रिक्शन को, उन लिमिटेशन को थोड़ा सा लिबरलाइज किया गया। तो खैर ये अलग पॉइंट है डिस्कशन का, ठीक है, ये अलग पॉइंट है कि इसके बाद क्या हुआ, बट फॉर द टाइम बिंग वी जस्ट डिस्कसिंग कि ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हो रहा है। सो आई थिंक ये समझ में आया, इसको मिटाते हैं और आगे डिस्कस करते हैं। तो इस ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में प्रोडक्शन मेजर रोल प्ले कर रहा है। तो जब बात आती है एमएनसी का, तो वो कैसे अदर कंट्रीज के साथ रिलेशन बिल्ड कर रहा है उसको देख लेते हैं, किन पॉइंट ऑफ व्यू से। एमएनसी जैसे मान लीजिए कोई एक कंट्री है, ठीक है, उस कंट्री के साथ एक ऑर्गेनाइजेशन, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, ये कैसे बिल्ड कर रही है। एक तरीका ये है कि पार्टनरशिप, कि यहाँ पे जो ऑलरेडी जो यहाँ का लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनके साथ पार्टनरशिप करके, या फिर कह लो इसको ज्वाइंट वेंचर। एक दूसरा तरीका है कि वहां का जो लोकल, तीन तरीके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, वहां का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उनको खरीद कर, बाइंग लोकल कंपनी, उस कंट्री के लोकल कंपनी को खरीद लिया। तीसरा इसको बोलते हैं आउटसोर्सिंग। मीन्स जो वहां के उस कंट्री के स्मॉल प्रोड्यूसर हैं उनसे क्या किया, प्रोडक्ट बनवा लिया, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और क्रिएटेड, और इंपोर्ट करवा लिया। आप समझो इसको, बात को, जैसे मान लीजिए कोई यूएसए का कंपनी है, ठीक है, या कोई भी, एग्जांपल के लिए चलिए इस पे चलते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए फोर्ड है कार का कंपनी, ये 1995 के आसपास इंडिया में आया। इंडिया में अगर कोई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी था तो वो था महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इन्होंने किया क्या, दे पार्टनरशिप विद महिंद्रा, ठीक है, महिंद्रा के साथ इन्होंने पार्टनरशिप किया। अब देखो महिंद्रा ने इनको क्या बताया, महिंद्रा ने इनको यहां के लोकल मार्केट के बारे में, है ना, लोकल मार्केट के बारे में, और जो भी लोकल इंफॉर्मेशन चाहिए किसी कंपनी को ग्रो करने के लिए उसको बताया, और प्लस अपना जो इनका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके बारे में भी लोकल नॉलेज, मार्केट एक्सपीरियंस, क्योंकि ये ऑलरेडी क्या कर रहे हैं,
मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं ना। जो फोर्ड आया, फोर्ड क्या क्या लेके आया? एक तो कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल मतलब पैसा, इन्वेस्टमेंट लेके आया। दूसरी बात, ये टेक्नोलॉजी, नए कुछ नया टेक्नोलॉजी भी लेके आया। एंड मेजर चीज ये ले आया ग्लोबल नेटवर्क। नाउ फोर्ड यहां पे क्यों आया, उसके पीछे क्या रीजन होता है? अगेन वही मार्केट, लेबर अवेलेबल, और उससे भी बड़ी बात गवर्नमेंट की पॉलिसी, किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसी है। दैट इज द रीजन जब फोर्ड आया तो इन्होंने क्या किया, चेन्नई में अपना एक प्लांट इस्टेब्लिश किया, चेन्नई में प्लांट इस्टेब्लिश किया। अब इससे हुआ क्या, अगर हम लोग मान लीजिए 2017 का डेटा ले, 2017 के डेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से लगभग 88,000 जो है कार मैन्युफैक्चर हुआ इंडिया में, कार मैन्युफैक्चर हुआ जो इंडिया में बिका फॉर इंडियन मार्केट, फॉर इंडियन मार्केट। और लगभग 1.81 लाख कार मैन्युफैक्चर हुआ जिसको एक्सपोर्ट किया गया। तो इन दोनों से हुआ क्या, इन दोनों से ही एक न सिर्फ इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग बेस बना, इंडिया बिकेम अ मैन्युफैक्चरिंग बेस, कार मैन्युफैक्चरिंग बेस आल्सो बिकेम एक्सपोर्ट हब। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारा का सारा ऑर्गेनाइजेशन का डिसीजन है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आज के टाइम में इन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज कर दिया है। दे ओनली फोकस ऑन मेकिंग इंजन बना रहे हैं, आज भी चल रहा है यूनिट, इंजन बना रहे हैं एंड एक्सपोर्टिंग टू द अफ्रीकन कंट्रीज, तो एक तो ये तरीका है एमएनसी को इस्टेब्लिश करने का, मल्टीनेशनल अदर कंट्रीज में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन कैसे अपने आप को स्प्रेड कर रहा है ना। तो एमएनसी कैसे अपने आप को स्प्रेड कर रहा है, एक हमने देख लिया ज्वाइंट वेंचर, यानी कि कंपनी के साथ पार्टनरशिप करके। एक बाइंग लोकल फर्म, जैसे एग्जांपल के लिए एक कारगिल फूड कंपनी है, इन्होंने क्या किया, इंडिया का एक दे एक्वायर मतलब वही खरीद लिया, एक्वायर कौन सा कंपनी था, परख फूड, इंडिया का परख फूड, इसको खरीद लिया। अब खरीदने से कंपनी ज्यादा यहां पे ये बेहतर तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते थे और अच्छे मशीन्स वगैरह लगा सकते थे। तो परख फूड बेसिकली ये लोग एडिबल ऑयल बेचते थे, एडिबल ऑयल, और ये लंबे समय तक इसको सेल किए इंडियन मार्केट में, सेल इन इंडियन मार्केट। एटलीस्ट हमारा इंडियन मार्केट इतना तो है ना कैपेबल कि ऑयल वगैरह तो इजी वे से परचेज कर सकता है ना। हमारा तो वैसे भी इंडियन मार्केट कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। तो एक तो मेथड ये हो गया, बाइंग लोकल, जो लोकल कंपनी पहले से ही स्टैब्लिश है उनको पूरा का पूरा खरीद लेना, ठीक है, एक मेजर स्टेक्स उसमें एक्वायर कर लेना और फिर उसके जो प्रोडक्ट है उसको बेचना और प्रॉफिट अर्न करना। तीसरा है आउटसोर्सिंग मेथड। इसमें क्या कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक फुटबॉल कंपनी है, फुटबॉल, या फिर कोई क्लॉथ का कंपनी है, क्लॉथ कह लो जींस का। इन लोगों ने क्या किया, मान लीजिए यूएसए का कोई ब्रांड है, यूरोप का कोई ब्रांड है फेमस, इन लोगों ने जो कंट्री के अंदर जो स्मॉल प्रोड्यूसर थे, दे आस्क फॉर प्रोडक्ट्स। जैसे एग्जांपल के लिए लुधियाना, हमारा एक लुधियाना पंजाब, यहां पर फुटबॉल बनाने के लिए लोकल जो होम बेस्ड स्मॉल कंपनी थे, फुटबॉल फ्रॉम होम बेस्ड इंडस्ट्री, इन सब से जो है फुटबॉल चाहे जीन्स, इससे मैन्युफैक्चर करा लिया, ठीक है। लेटर दे इंपोर्ट, इसको इंपोर्ट करा के पुट देयर ब्रांड नेम
एंड सेल। इसमें आप देखो, इसमें ये खरीद नहीं रहते यहाँ के लोकल कंपनी को, दे जस्ट मेक पार्टनरशिप एंड जो भी मार्केट वगैरह एक्वायर करना था इन्होंने कवर कर लिया। इन दिस सिचुएशन दे बाइंग द लोकल कंपनीज, जो लोकल कंपनी अवेलेबल है उसको जो है खरीद लिया। तीसरे वाले में कंपनी कोई खरीदने का काम नहीं है, सीधे इन्होंने इनको काम दे दिया कि ठीक है, क्योंकि रीजन आप देखो, इट्स अ चीप लेबर, सस्ते में जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, सस्ते में यहां पे रॉ मटेरियल मिल जाएगा, है ना, आप मुझे बस बना के दे दो, और ये अपना ब्रांडिंग करके उसको बेचा। तो यहाँ के कंपनी को ना तो ये एक्वायर कर रहे हैं ना कोई पार्टनरशिप, दे जस्ट गिविंग ऑर्डर फॉर मेकिंग और मैन्युफैक्चरिंग दी, चाहे फुटबॉल चाहे जींस, ये जो एग्जांपल मैं डिस्कस कर रहा हूँ के बुक में दिया हुआ है। सो इन दिस वे जो एमएनसीज हैं वो अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं मल्टीपल कंट्रीज में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट मल्टीनेशनल कंपनीज, एंड इन दिस वे ये अपने आप को स्प्रेड कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं और कुछ और भी डिस्कस करते हैं फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के बारे में। ठीक है, सो फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट तो हम लोगों ने देख ही लिया, जैसे फोर्ड ने किया था इन्वेस्टमेंट, पैसा इन्वेस्ट करके पार्टनरशिप वगैरह करना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो हम लोग फॉरेन ट्रेड पे फोकस करते हैं। सो ये एक पार्ट है ग्लोबलाइजेशन का, इट्स अ काइंड ऑफ पार्ट जो ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटी में मेजर रोल प्ले किया था। अभी ग्लोबलाइजेशन का भी एक प्रॉपर डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इसके अंदर होता क्या है, सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज across the national boundaries। सी कहने का मतलब क्या है, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल एस्पेक्ट देखें पूरे वर्ल्ड के सिनेरियो को, अगर हम लोग थोड़ा सा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वर्ल्ड में दो कंट्री थे जो पूरे दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करते थे। दो मेजर कंट्री थे जो पूरे वर्ल्ड के ट्रेड को कंट्रोल करते थे, एंड यू नो दो कंट्री कौन थे, ये एक था चाइना और एक था हमारा प्यारा इंडिया। ये ऐसे कंट्रीज थे जो पूरे ही दुनिया के ट्रेड को कंट्रोल करते थे। गेटिंग माय पॉइंट? और अगर आप फिगर आउट करोगे, देयर वाज अ रूट, सिल्क रूट के बारे में सुना होगा, है ना, तो इंडिया चाइना पूरे ईस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड और वेस्ट पार्ट ऑफ वर्ल्ड पूरे को कंट्रोल करते थे, और यही अट्रैक्शन था, यही ट्रेड ही अट्रैक्शन था जिसके कारण ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडिया में आया था, या फिर इस एरियाज को पूरा कर, चाइना भी ब्रिटिश के अंडर में था, है ना, यूरोपियंस के अंडर में था, इंडिया था, और इधर अफ्रीका वगैरह। मेजर जो कुछ ट्रिगर किया था वो था ट्रेड ही। तो ये हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समझ गए। नाउ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं, यानी सेलिंग एंड बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एक कंट्री से दो, मान लो कंट्री ए ये है कंट्री, एक कंट्री हमारा बी है, बी। सो देखो, अगर मान लीजिए इन्होंने कुछ एक प्रोडक्ट अपने बाउंड्री के बाहर यहां पे बेचा इनके मार्केट में, तो मैं मान के चल रहा हूं यहां का प्रोड्यूसर था जिसने बेचा, कुछ प्रोड्यूस किया तभी तो वो वहां जाके बिक रहा है, और इसको खरीदने वाले यहां पे कस्टमर। अब जरा इनके पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, तो प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से फॉरेन ट्रेड यानी ग्लोबलाइजेशन की मदद से दे गेट एक्सेस ऑफ न्यू मार्केट, नया मार्केट का इनको एक्सेस मिला, इससे इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, हेल्प टू इंक्रीज देयर प्रॉफिट। ये बेसिक बात है, समझ में भी आ रहा है। व्हाट अबाउट हियर, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, सो कस्टमर गेट वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा नहीं है
कि जो प्रोडक्ट ये यहां से यहां आया उससे रिलेटेड कोई प्रोडक्ट कंट्री में नहीं था, वहां पे रहा होगा। बट आज के टाइम में इनको ज्यादा चॉइस मिल रहा है। ज्यादा चॉइस के कारण, वैरायटी के कारण, जो लोकल प्रोड्यूसर हैं, लोकल प्रोड्यूसर विथ फॉरेन प्रोड्यूसर, दैट लीड्स टू कंपटीशन। इनके बीच में कंपटीशन होगा एंड कंपटीशन के कारण इसका रिजल्ट क्या देखने को मिलेगा? कंपटीशन के कारण क्वालिटी हाई देखने को मिलेगा। क्वालिटी हाई मतलब मैं कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं दादा, डोंट गेट कंफ्यूज। क्वालिटी हाई मिलेगा, कॉस्ट लो मिलेगा, है ना। मेजर चीज तो यही है, अच्छा क्वालिटी प्रोडक्ट मिलेगा, कॉस्ट लो मिलेगा। पर सारी चीजें अच्छी बातें नहीं होती है ना, कुछ बातें बुरी भी होती है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं चाइनीज टॉयज का। चाइनीज टॉय, मान लीजिए ये कंट्री हमारा चाइना है और ये कंट्री हमारा प्यारा भारत। चाइना के टॉय जो है इंडियन मार्केट में आए, पहले तो चाइना के कंपनी ने यहाँ के बारे में रिसर्च किया होगा, है ना। इंडियन मार्केट में आए एंड दे ऑक्यूपाई 70 to 80% मार्केट। इन्होंने क्या कर लिया? कैप्चर कर लिया। सबसे बड़ा उसका रीजन ये था, इनका जो प्रोडक्ट था वो लो प्राइस था, सस्ते में था, जिसके कारण जो लोकल प्रोड्यूसर थे, लोकल प्रोड्यूसर सफर्ड लॉसेस, जिसके कारण लोकल प्रोड्यूसर का सामान नहीं बिकेगा तो वो लॉस सफर करेंगे। दे कुड नॉट compete with Chinese product। है ना, लोगों का जॉब लॉस होगा, प्रॉफिट लॉस हुआ। पहली बात तो प्रॉफिट इनका कम हो गया, जॉब लोगों का लॉस हो गया। तो ऐसा नहीं है कि सारा बात अच्छा होता है, ठीक है। कंट्री में अगर देखो, अभी मुझे याद नहीं है कितना, लेकिन कुछ समय पहले हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, जो मन की बात होती है, सोचे कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे प्रधानमंत्री जी इस हमारे इंडियन टॉय के बारे में बात किए थे और उसके कारण हमारे इंडियन टॉय का प्रोडक्शन मींस कंजम्पशन ह्यूज लेवल में बढ़ गया था। तो आपका ये होमवर्क है, एक बार जरा उस मन की बात को पता करना कि कौन से मन की बात से जो है उन्होंने इंडियन टॉय के बारे में बात किया और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या हुआ, कितना उनके प्रोडक्शन और कंजम्पशन पे इम्पैक्ट हुआ, ठीक है। तो एक बार जरा डेटा निकाल के देखना, तब आपको समझ में आएगा कि एक लीडर का कितना बड़ा रोल होता है, एक छोटे से बात से भी कितना ज्यादा इम्पैक्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं और एक ग्लोबलाइजेशन का सिंपल डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। बस क्लास को यहीं पे ओवर करेंगे, तो एक सेकंड जस्ट। तो हम लोग कंक्लूड करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन है क्या आज की क्लास का। ग्लोबलाइजेशन, सो ग्लोबलाइजेशन, पहली बात तो वैसे भी इंग्लिश में वर्ड जो ज्यादा लास्ट में ऐसा दिखे, सो इट्स अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस ऑफ रैपिड, बहुत ही फास्ट, रैपिड इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना, इंटरकनेक्शन मतलब कनेक्ट करना, ये भी एक तरीके का वही टर्म है। इंटीग्रेशन एंड इंटरकनेक्शन थ्रू द मूवमेंट ऑफ गुड्स। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में गुड्स मूवमेंट कर रहा है, गुड्स, सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी और एट सर्टेन एक्सटेंट कह सकते हो, एट सर्टेन
सर्टेन एक्सटेंट पीपल मूव करते हैं फॉर जॉब, एजुकेशन, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए। पीपल एक्सटेंड मैंने क्यों लिखा हुआ है, जब आप आगे बढ़ोगे पता चलेगा कि अगर सबको अलाउ कर देंगे तो पता चला। खैर, तो सर्टेन मूवमेंट, इसमें मेन कोई रोल प्ले कर रहा है, मेन रोल प्लेड बाई, यानी कि इस पूरे मूवमेंट में, इस पूरे इंटीग्रेशन इंटरकनेक्शन में मेन रोल प्ले बाई एमएनसीज, दैट इज मल्टीनेशनल कंपनी, कॉर्पोरेशंस। तो ये करते क्या है, रीजन ये है कि इस पूरे ग्लोबलाइजेशन में, ग्लोबलाइजेशन एक्टिविटी में प्रोडक्शन इज मेजर पार्ट। सी, क्यों, सोच के देखो, यही तो गुड्स, सर्विस और इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजी को मूव करा रहा है, यही तो सबको कनेक्ट कर रहा है। गुड्स हो गया, सर्विस हो गया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हो गया, टेक्नोलॉजी। तो एक तरह से आप इसको डिफिनीशन में कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आप बुक को चेक करोगे, कोई ऐसा पॉइंट जो लग रहा है कि इंपॉर्टेंट है, मैंने नहीं बताया, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। इफ एनी मिस्टेक यू फाउंड कि सर जी आपने ये चीज गलत बता दिया, यहाँ पे मिस्टेक कर दिया, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करोगे। और अगर लगा कि नहीं ये टॉपिक समझ में नहीं आया, ये पॉइंट नहीं समझ में आया, कोई और तरीका नहीं है, तो आप लिख सकते हो कि सर इस पे जरा एक नया क्लास पढ़ा दो, नया लेक्चर पढ़ा दो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, आगे हम लोग कल डिस्कस करेंगे इसका अगला पार्ट, ठीक। थैंक यू।